चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं अपने पॉलिटी के इस सबसे महान चैप्टर को, संसद। ठीक है, जिस जो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही लंबा दिख रहा है। काफी क्वेश्चंस बनते हैं पीटी, और मैंने मेंस का देखा था इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। रात में मैं देख रहा था, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, 5 6 7 क्वेश्चन लगभग लगभग है। ठीक है, संसद से। तो इसमें हमारा जो है आपको पीटी के लिए तो उतना ही इम्पोर्टेंट है, मेंस का भी ये क्वेश्चन जब बन रहा है तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा जी फोकस होकर के पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि संसद केंद्र का विधायी अंग है। संसद जो है केंद्र का विधायी अंग है, अर्थात संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। जो संसदीय प्रणाली होते हैं, अभी जिसका ये माइक ऑन है ना, माइक अभी बंद कर लो। जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे जिस टाइम पे, उस टाइम पे फट से ऑन ऑन करना है और फिर अपना आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो यहां से शुरू कर दिए हम कि संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। चूंकि संसदीय प्रणाली जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कि किस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, तो वो है हमारा संसदीय प्रणाली। अपनाने के कारण जो है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में संसदीय प्रणाली लागू है, तो यह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और हमारा भारत चूंकि गणतंत्र भी है, तो उस व्यवस्था में संसद जो है एक बहुत ही विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है, अर्थात इसको केंद्र सरकार का स्थान भी कह सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब आगे इसका वर्णन की बात करते हैं। तो संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन है। तो ध्यान देने वाली ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आपसे अब एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाग 5 में मुख्य रूप से क्या वर्णित है, बताइए बताइए। भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? संघ की सरकार का वर्णन। संघ, यही ना, संघ का वर्णन है। और भाग 6 में राज्य की सरकार के वर्णन। और 7 में निरस्त, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आपको पता है कि भाग 5 में ही हम 52 से लेके 78 तक क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति पद का वर्णन नहीं, कार्यपालिका का प्रावधान था। ठीक है, 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका था, जिसमें हम राष्ट्रपति को मुख्य रूप से पढ़े थे। ठीक है, चलिए अब उसी में 78 के बाद हो जाता है 79 से 122 स्टार्ट, और 79 से 122 में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो मुख्य रूप से संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि के बारे में पढ़ते हैं। माइक ऑन बंद करिए, जब बोलेंगे तो फिर ऑन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संसद का गठन, यहां से हमारा क्लास शुरू। संसद का गठन, तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिनमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, तथा लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है, तो समझिए। जो उच्च सदन होगा, दूसरा चैम्बर अर्थात बड़ों का सभा, और पहला चैम्बर चर्चित सभा होता है। राज्यसभा में राज्य व संघ क्षेत्रों की प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण भारत में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो डिफरेंट दोनों में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में? तो लोकसभा को निचला सदन अर्थात निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा में जो होते हैं वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, अर्थात जो राज्य की विधान परिषद होती है या विधानसभा से निर्वाचित करके जो भेजे जाते हैं उनके सदस्य, और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि बैठे होते हैं राज्यसभा में।
लेकिन वहीं पर लोकसभा में जो मेंबर बैठे होते हैं, जिनको सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें तो दोनों ही आते हैं, लेकिन लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो हमारे संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी पूरे भारत से चुन करके जाते हैं, जिसको हम लोकसभा चुनाव भी कहते हैं। ठीक है, आगे, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ये ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी वह संसद का सदस्य माना जाता है, यानी संसद का एक अभिन्न हिस्सा है, अर्थात संसद का ही एक भाग है। राष्ट्रपति अपने आप में एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे संसद में 3 हिस्सा है, एक तो लोकसभा हो गए, एक राज्यसभा हो गए और एक ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट हो गए, यानी राष्ट्रपति अपने आप में ये अपनी शक्तियां के बराबर जो है, इस 3 के माध्यम से, इस तीनों को मिलाने से जो है मेंबर पार्लियामेंट का गठन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। अर्थात इसको इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है राष्ट्रपति को, क्योंकि कोई भी विधेयक जब हमारे लोकसभा में या राज्यसभा में आते हैं, उन दोनों के द्वारा जब पारित कर दिया जाता है, तो प्रावधान या कानून तभी बन पाते हैं जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ ही लिया था कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आता है तो उनके पास कितने विकल्प होते हैं। ठीक है, याद है ना? हेलो, अब बोलिए। हेलो, हाँ, याद है ना? राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आता है तो कितने तरह के उसके पास विकल्प होते हैं, बताइए। तरह के 3 कितने? प्रकार का। कितना? 3। 3 3 प्रकार का। पहला क्या है? स्वीकृति दे सकता है। दूसरा क्या है? पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और तीसरा क्या है? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। यही ना? पास हाँ। और कुछ था नहीं ना? चलिए, नहीं। ओके, माइक बंद, क्लास आगे। उदाहरण ये स्वरूप, पार्लियामेंट सेक्टर है क्या? क्या बोले? पार्लियामेंट सेक्टर है क्या? हाँ हाँ, पार्लियामेंट है, कल ही बता दिए थे ना। पार्लियामेंट है, महान चैप्टर है, आज खत्म करना है किसी भी सूरत में। म्यूट चलिए, हो गया है उधर से। मेरा म्यूट हो गया, ठीक, ऑन करते हैं। ओके, अब जा रहा है आवाज? हाँ, ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो इन सभी कारणों से ये जो विधायिका वाला उसको जो शक्ति है, इन सभी कारण से अपने आप में वो एक कानून बनाने की शक्ति रखता है, जिसके कारण से राष्ट्रपति को संसद का एक हिस्सा माना जाता है, अभिन्न हिस्सा माना जाता है, वो उसको अलग नहीं है वो संसद से। आगे वही देखते हैं, तुलना किया गया है कि इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। तो इस मामले में भारतीय संविधान जो है किसके आधार पर आधारित है? ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन की संसद ताज यानी संसद जो है उसका नाम है क्या है? ताज है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी ऊपरी सदन तथा हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर के बनता है, यानी ब्रिटेन का जो संसद है उसका नाम ताज रखा गया है। और वो किसके मिला करके मिलने से बनता है? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्थात ऊपरी सदन, जैसे कि हमारा ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। और हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निचला सदन, और हमारे भारत का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा। ठीक है, और इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है। और वहीं पर देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका का अंग नहीं होता है, अर्थात कानून बनाने में वहां के राष्ट्रपति का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पे वर्णन है। अमेरिका के विधानमंडल में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ भी ये सब भी बातें थोड़ी थोड़ी याद रखने वाली चीजें हैं जो कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देते हैं। अमेरिका के विधानमंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस के नाम से। ठीक है, कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आगे, कांग्रेस
के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचले सदन होते हैं। जो अमेरिका के विधानमंडल है या जिसको संसद के नाम से कह सकते हैं, जिसका नाम कांग्रेस है, वहां पे भी दो सदन है। ऊपरी सदन को अमेरिका में सीनेट कहा जाता है और जबकि वहां के निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा भी वर्णन ही कर रहा है वो संसदीय सरकार का ही, तो क्या वर्णन है देख लीजिए। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायिका वो कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया है। जैसे कि सरकार की जो संसदीय पद्धति है उसमें विधायिका और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया गया, अर्थात दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अतः हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। इसको थोड़ा सा समझने वाली चीज है, क्या है तो समझिए। जो हमारे यहाँ संसद में राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, इसका मतलब कुछ समझा सकते हो आप हमें? यानी राजा या रानी, ठीक है, ब्रिटेन की संसद में ताज राजा या रानी तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स निचली सदन, अर्थात जो ब्रिटेन की संसद है ना उसमें भी तीन लोगों का मिश्रण है। एक तो राजा रानी खुद रहते हैं जो भारत के राष्ट्रपति के बराबर उसको माना गया है, और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन के रूप में और हाउस ऑफ कॉमन्स निचले सदन के रूप में। उसी तरीके से भारत में क्या है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर यही हो गया कि हमारे संसद में जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, अर्थात जो वहां पर राजा हैं उनके तरह यानी उनके समान बराबर है। और वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन क्लियर नहीं हो रहा मेरे से, आप लोग कुछ करोगे क्लियर? अरबाज भाई, मैं स्कूल में हूँ अभी। स्कूल में हो आप? हाँ, जॉब पे। ओके, कोई बात नहीं है। और कोई तब करना कुछ क्लियर करिएगा। वहीं दूसरी तरह राष्ट्रपति पद्धति, अर्थात जहां पे राष्ट्रपति वाली सरकार सर्वोच्च होगा उसमें विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। समझ गए? देखिए हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कानून बनता है। क्लियर? अर्थात राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रधान होता है, अर्थात कार्यकारी शक्ति भी होते हैं, और विधायिका का भी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो प्रधान हो गया। जब तक वो साइन नहीं करेगा कानून नहीं बनेगा। तो इस तरीके में क्या हो गया कि जो भारत की संसदीय व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों को एक साथ रखा गया है, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार है, जैसे कि अमेरिका वाला, वहां पे राष्ट्रपति का सरकार चलता है, तो उसमें कानून बनाने का काम और कार्यकारी काम करने वाले अंगों को अलग करने पर जोर दिया गया है। क्लियर हुआ? समझ गए? इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका से अलग रखा गया है। अगर अब तुलना करने के लिए कहा जाए कि हमारे भारत का राष्ट्रपति किसके समान है, तो ब्रिटिश के ताज के समान होगा, ना कि अमेरिकन राष्ट्रपति के समान होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों सदनों की संरचना। अब आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के संरचना पे कि उसका गठन संरचना कैसे होगा। हाँ, राज्यसभा की संरचना पहले है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, 250, जिसमें से 238 सदस्यों को निर्वाचन किया जाता है संघ एवं राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि से, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जनता उसको डायरेक्ट नहीं चुनती है,
उसके द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, जो राज्य के विधानसभा में होते हैं, उनके द्वारा फिर लोगों को चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है। इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित माना जाता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपका प्रीलिम्स के लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से ध्यान देना है। सबसे पहले राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो गई? 250। अब चलिए क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, अब रिपीट करते जाना है तभी याद होगा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। फिर उसके बाद कितने का चुनाव होगा? 238 का। वो भी कैसा चुनाव होगा? तो अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करेगा? तो राज्यसभा की विधानसभा के मेंबर्स, समझे? राज्यसभा के विधानसभा के मेंबर्स जो है इसको निर्वाचित करेंगे। अगला, कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य। क्लियर? हाँ। आगे देखते हैं। वर्तमान में जो है राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात चुनाव होता है, तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णित है, अर्थात 4 वो जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अभी प्रेजेंट कंडीशन है, ठीक है? ये अभी जो है ये प्रेजेंट कंडीशन है। चलिए अब आते हैं संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णित है, देखिएगा। संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन वर्णित किया गया। चलिए सभी लोग माइक ऑन कीजिए, थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? संघ राज्य का वर्णन, संघ और राज्य क्षेत्र, यही ना? दूसरी अनुसूची बोलिए। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते, बड़े बड़े जो लोग हैं उसके वेतन और भत्ते। तीसरा शपथ। चौथा राज्यसभा सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवा में अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। छठा सॉरी, इसमें होगा अनुसूचित जाति क्षेत्र और छठा में होगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। AMTM याद रखिएगा, AMTM मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवां अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा जिसमें कितने प्रकार की अनुसूचियां हैं? तो एक संघ सूची, ठीक है, यूनियन, और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आठवां अनुसूची भाषा। 8वीं में भाषाओं का वर्णन। 8वां अनुसूची में भाषा, ठीक है। वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषा है, लेकिन ये अपडेट हो गया है, इसको जरा सा देख लीजिएगा। क्या बोले? अभी जो है 22 भाषा है, लेकिन ये अपडेट हो गया है। 71 में ही क्वेश्चन आया था, बंगाली को, मराठी को, इन सब को भी अब राजकीय भाषा में दर्जा दे दिया गया है। एक बार गूगल सर्च करके आप लोग ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा ध्यान देकर के। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी ध्यान देना, इसमें राज्य विधानसभा का मेंशन, विधान परिषद का मेंशन नहीं है, केवल राज्य विधानसभा के निर्वाचित। सोनाली माइक बंद करो आप। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, चुनाव जो होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
और इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से 1। और अब ये बताइए कि बिहार से कितना है? बिहार से राज्यसभा में कितने सीटें हैं? 16। कंफर्म? बिहार से 16 सीटें राज्यसभा। विधानसभा कितना है? विधानसभा 243। 243। विधान परिषद 75। 75। राज्यसभा सीट 16। लोकसभा सीट? 16। लोकसभा 40। लोकसभा सीट 40। यूपी से? 80। यूपी से 80। हाँ 80, सबसे ज्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। देखिए कंपैरिजन भी ये करते जा रहा है कि जैसे हमारे भारत में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर नहीं होता। वहां पे सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या है? बराबर है। जब भी स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन डाले तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त है। तो इस तरीके से अमेरिका सीनेट क्या था? उच्च सदन था ना, तो उसमें 200 सीट हो गया अमेरिकी का। अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लीजिए। जो राज्य से चुनकर जाएंगे राज्यसभा में, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन था कि राज्यों की विधानसभा है ना, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर अर्थात इलेक्टेड मेंबर ही चुनाव करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्टेड मेंबर ही चुनाव करेंगे राज्यसभा सीट के लिए, जो अपने से भेजना है कि बिहार से किन किन लोगों को, यानी 16 सदस्यों को चुन करके भेजना है राज्यसभा में। तो वो कौन निर्णय करेगा? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद उसका चुनाव जो करेगा 16 गो का, किस पद्धति से करेगा? तो जो राष्ट्रपति का पद्धति है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत के तहत, समझ गए? एकल संक्रमणीय मत के तहत जो है इनका निर्वाचन होगा। तो इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके का होगा? अप्रत्यक्ष तरीके का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संघ राज्य क्षेत्र का क्या कहानी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का। देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। जब संघ राज्य क्षेत्र की बात हो तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाएगा। अब वो निर्वाचक मंडल क्या है? तो देखिए, तो इसका भी चुनाव, यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही होता है। 9 संघ राज्यों में से सिर्फ 3 जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, और अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। तो देखिएगा अभी टोटल भारत में कितने राज्य हैं? 28। 28। और केंद्र शासित प्रदेश 8 या 9? 8, क्योंकि पहले 29 राज्य था और 9 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे करके राज्यसभा को हटा दिया तो वो 28 हो गया, और फिर उसमें जो केंद्र शासित बचे थे 2, तो इस तरीके से फिर से 28 8 ही हो गए हैं। तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, जिसके नया बुक में होगा वो नया बुक में लिखा होगा। और अभी 3 गो हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भाग ले रहे हैं। जरा सा इसको नया वाला बुक में देख लीजिएगा, क्या जम्मू कश्मीर को मेंशन किया है या नहीं किया है। ठीक है, बाकी केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या काफी कम है, तो उसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नामित या निर्देशित सदस्य। अब जो नामांकित करने वाला सदस्य है, कितने सदस्यों को नामांकित किया जाएगा? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए। ठीक है, अब उसका क्या प्रोसेस है तो ये देखिए। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामांकित या निर्देशित करता है जिन्हें कला,
ये वाला लाइन बहुत अच्छे से याद करें। जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। कौन कौन से सब्जेक्ट? तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा या विषयों के संबंध में। यानी क्या क्या मेंशन हो गया यहाँ पे? कला, पहला तो एक हो गया कला, दूसरा क्या हो गया? साहित्य, तीसरा विज्ञान और समाज सेवा, 4 क्षेत्रों से। ठीक है, विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो तो ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य ये है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। और यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई नामित सदस्य नहीं होता है। समझे? अच्छा, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में, ठीक है, जैसा कि अभी तो लोकसभा सदस्य था, लोकसभा की अगर हम बात करें तो उसमें 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन को। ठीक है, लेकिन 104th अमेंडमेंट के तहत 2019 में इसको खत्म कर दिया गया। क्लियर? लेकिन अगर अभी भी अगर हम देखें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया है? क्यों ऐसा प्रावधान लाया गया? हेलो, क्या यह जरूरी था? अगर आपसे इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति अपने मन से मनोनीत कर देगा या प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सलाह पर कर देगा, ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ताकि नामी व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पर नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके। तो एक तरीके से लोकतंत्र का उपहास भी करना होगा, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना भी होगा। तो आपका क्या विचार रहेगा? आप कैसे इस क्वेश्चन को टालेंगे? जवाब दीजिए। बोलेंगे कुछ? क्या हुआ ऑफिसर साहब सबके? हेलो, हाँ, बोलिए। सोचना पड़ेगा। कब सोचेंगे? फिर तो वही बात बोलेंगे जैसे उस दिन बोले थे, क्या ऑफिसर बनेगा तू? चलिए, हम जहां तक हमको तो बोलेगा था तो मुंह फट की तरह बोल देंगे, सर बड़ा बड़ा लोग को मिला जुला के रखेंगे तभी कुछ बजट वगैरह मिलेगा। ठीक है, चुनाव में खर्चा होगा उसका भरपाई करेगा, बात खत्म। और कोई जवाब नहीं मिलेगा तो ये सब बोल करके निकल जाएंगे। बोर्ड मेंबर पागल। चलिए, खैर इसके बारे में विचार कीजिएगा टाइम निकाल करके। बस आपका ध्यान केंद्रित कर दिया ऐसे सवाल पर। चलिए, लोकसभा का राज्यसभा का संरचना समझ में आ गया पूरे तरीके से? हाँ। चलिए, अब हम लोकसभा की संरचना करते हैं। लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, निर्धारित है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्यों के क्षेत्र के प्रतिनिधि और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता था, लेकिन अब इनको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो नामित कर सकते थे, इसको हटा दिया गया 104th अमेंडमेंट 2019 के तहत। क्लियर? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वर्तमान में कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या फिलहाल कितनी होगी? 550, 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे। अब यहाँ पर वर्तमान की बात करते हैं, जिस पर अभी चुनाव वगैरह होता है या वैलिड है, कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति। तो इसको भी खत्म कर दीजिए। इसलिए अभी देखते होंगे कि 543 लोकसभा सीट पर ही चुनाव होता है। ठीक है, अभी कितना सीट पर चुनाव हो रहा है? 543 लोकसभा सीट पर। आगे राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार है तो वो समझिए। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा
लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिएगा, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिसको हम लोकसभा चुनाव भी कहते हैं। उनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसके बाद भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार रखता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल ये वाला है, मतलब हाईलाइटेड कर लीजिएगा इसको, कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। इस बार का दरोगा का क्वेश्चन सीधा यही पॉइंट पूछा, 21 संवैधानिक संशोधन द्वारा आयु सीमा को घटा करके जो है 21 से 18 कर दिया गया। 4 को ऑप्शन दिया होता, 61, 42, 44 ऐसे कुछ करके, तो ये तो खटाक से मार दिए थे, नो प्रॉब्लम। चलिए, यहां से मतलब समझ में आ गया कि जो लोकसभा में राज्यों के जो प्रतिनिधि जाते हैं, जो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जाते हैं वो डायरेक्ट चुन करके जाते हैं जनता के द्वारा। उनका चुनाव कौन करती है? तो डायरेक्ट जनता करती है, और वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से वोट उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं और भारत की जनता उनको चुनती। और वोट देने का काम कौन कौन कर सकते हैं? जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरा गया हो और उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाया गया हो, तो वे लोग वोट दे करके अपने निर्वाचन क्षेत्र से अपने मनपसंद उम्मीदवार को जिता सकते हैं। आगे अब आते हैं यूनियन टेरिटरी का, बात करते हैं कि लोकसभा में यूनियन टेरिटरी का किस तरीके से चुनाव होगा। तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया गया है। अर्थात इस संबंध में अगर कोई कानून भी बनाना होगा तो ये संसद के पास ही है। जैसा संसद चाहेगी कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि को चुनने का निर्धारण, यानी किस प्रकार से चुना जाएगा, वो संसद डिसाइड कर सकती है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। चलिए, यहाँ पे कम से कम ईमानदारी दिखाया, ये समझ रहे हैं। यहाँ पे संसद वाले लोग थोड़ा सा ईमानदारी दिखाए कि जिस तरीके से राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के तहत हम मेंबर्स को बुलाते हैं पार्लियामेंट में, उसी तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत ही लोकसभा के सदस्य को चुना जाए। और ये किस कानून के तहत है? तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नामित, अब तीसरा चीज है नामित सदस्य। तो ये देखिएगा, अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि ना होता है तो राष्ट्रपति समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। अर्थात जब एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहता है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति थी कि वो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में अपने मन से नामित कर सकते हैं। शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए था, लेकिन फिर 95 संविधान संशोधन अधिनियम फिर 2009 के तहत इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, और इसीलिए 2020 के बाद जो है इसको देखे होंगे समाप्त कर दिया गया 104th अमेंडमेंट ला करके, ठीक है। कि अब से 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को जोड़ने की जरूरत नहीं है भारत में। अब उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है, या फिर उनके भी लोग, अब उनकी जनसंख्या नहीं रही होगी, या वो ऑटोमेटिक चुन ले जाते हैं, जो भी रीजन होगा ये बता दिया गया होगा। चलिए, हम लोग लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना कर लिए कि उसमें बोर्ड मेंबर किस तरीके से चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट कैसे जाते हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के। अब लोकसभा के जो निर्वाचन प्रणाली है, चुनावी प्रणाली, उसको बात करेंगे कि उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली क्या है। तो लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। अब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया, और इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध बनाए हैं। अर्थात लोकसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक का मतलब क्या कह सकते हैं कि जो उसका क्षेत्र होगा और उसमें निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया होगा। जैसे कि आपके जिले में 2 या 3 लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र होते हैं,
तो उसी तरीके से लोकसभा क्षेत्र भी होगा, देखो कि कितने हैं। चलिए, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसे रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम हो। ये वाला फैक्ट थोड़ा याद रख लीजिएगा। देखिएगा, लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा ताकि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा एक साध्य ही हो। अर्थात आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि जैसे बिहार से लोकसभा सीटों का संख्या कितना है 40 और यूपी से कितना है 80, तो इसके जो प्रत्येक कैंडिडेट होंगे ना, प्रत्येक कैंडिडेट इनका एक तरीके से कह सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पर बराबर होगा। कैसे होगा कि बिहार की जो 40 सीटें निर्धारित की गई, क्यों किया गया, तो उसमें जनसंख्या के आधार पर, और प्रत्येक जो सीट होंगे यानी एक सीट की जनसंख्या जो भी निर्धारित होगी वही ऑन एवरेज लेकर के जो चला गया होगा। तो यही कह रहे हैं कि ऐसी रीति से किया जाएगा ताकि स्थानों की संख्या यानी लोकसभा में सीटों का स्थानों की संख्या जो है उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों के लिए एक साध्य हो यानी एक जैसा हो। और यह उपबंध जो है उन राज्यों पर लागू नहीं होगी जिन पर 60 लाख से कम है, और जिन राज्यों का जनसंख्या 60 लाख से कम होगा उस पर ऐसा नियम लागू नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है? ध्यान में है कुछ? हेलो, कोई ऐसा जनसंख्या है जिसका 60 लाख से कम हो, कोई राज्य? छोड़िए, बिहार की जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़। कितना? 12 करोड़। 12 करोड़। 13.5 करोड़। डाटा के साथ हाँ, देख लेते हैं। 10 करोड़ 40 लाख 13.27। 13 करोड़। 13 करोड़ है। बढ़ गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा रखता है। लेकिन 2023 में जो जाति जनगणना हुई है उससे यह बढ़ करके 13.07 करोड़ हो गई है, लेकिन वर्तमान अनुमान के तहत जो है 13.43 है। तो डाटा के अनुसार अगर पूछा जाए 2011 के ही जनगणना भी वैलिड है तो उसके अनुसार से 10.41 करोड़ है। और ये भी ध्यान रखना है कि भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते अपने टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक नंबर आगे बढ़ते हैं 2। क्या है? प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में यथासाध्य एक ही है। देखिए, अब ये इतना डिटेलिंग किया गया है, नहीं लगता है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी बात देख लीजिएगा आप लोग अपने बुक में थोड़ा बहुत। संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच और उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो यानी एक समान हो। जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हों, और जनसंख्या में वर्तमान आंकड़े को नहीं देखा जाएगा। जो वैलिड आंकड़ा हो जिसका प्रकाशन हो चुका हो उसी के आधार पर ऐसा निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, माइक बंद करिए जिसका साउंड आ रहा है एक्स्ट्रा। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है, जैसे कि राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन
और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और नीति का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद 1952, 62, 72, 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए। इन सबको छोड़िए, हमारे लिए उतना जरूरी नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पर देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को वर्ष 2000 तक के लिए अस्थिर कर दिया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर। देखिएगा यहाँ पे अब हमारा फैक्ट बनेगा थोड़ा सा, क्या है कि पहले जो था 2000 ईस्वी तक, उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन जो एक सीट निर्धारित की गई थी वो 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। और उस समय 1971 की जनसंख्या यानी 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। और वर्तमान में भी क्या है तो उसको समझिए। इसी प्रतिबंध पर फिर 84वें संविधान संशोधन 2001 में निर्धारित किया गया, अगले 2025 तक अर्थात 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो अभी देखते हैं हम कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना के आधार पर जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन और संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन की जनसंख्या बिनाबंदी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर बात सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से जो लोकसभा में सीटों की जो संख्या होती है 545 हो या 43 हो, और फिर राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होगा कि किस राज्य में 40 गो सीट होना चाहिए, 16 गो होना चाहिए, 42 गो होना चाहिए, 80 गो होना चाहिए, उसका निर्धारण जो है यही परिसीमन आयोग पर निर्धारित होता है और वो समय समय पर अपडेट किया जाता है। तो अभी जो डाटा हमारे पास है कि बिहार के पास 40 लोकसभा सीट है, वो है 86वां संविधान संशोधन 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पे आधार पर करने के लिए कहा गया, अर्थात और इसको 2026 तक को बढ़ा दिया गया। यानी अब लोकसभा सीट जो है फिलहाल 2026 तक सेम रहेगा, अर्थात कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। तो वो किया गया था 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत 2025 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, अर्थात 2026 तक कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो जनगणना का आधार बनाया गया था वो बनाया गया था 1991, अर्थात 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के सीटों की संख्या 2026 तक फिक्स कर दी गई थी। लेकिन फिर बाद में 87वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया, ठीक है, और इसमें बताया गया कि अब जो जनगणना का आधार होगा वो 2001 रखा जाए, ना कि 1991। समझ में आया यहाँ तक? हेलो, हाँ, ठीक है। अब यहाँ से एक आपके मन में प्रश्न बन सकता है कि अभी हम लोग 2026 में जी रहे हैं, ठीक है, 2026 का समय चल रहा है, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाई जा सकती है? हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या में तो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, चाइना को पीछे छोड़ चुका है, पूरे दुनिया में एक नंबर पे आ गया है। भारत की जनसंख्या लगभग कितना 141 करोड़ हो गया ना, तो ये बढ़ सकते हैं क्योंकि 2001 की ही जनगणना के आधार पर है, और हो सकता है कि इसको फिर जब बढ़ाया जाए तो 2011 का आधार वर्ष बनाया जा सकता है। क्लियर? अभी देखते हैं, जब ऐसा कोई अपडेट आएगा तो हम लोग उससे अपडेट होने की कोशिश करेंगे। आगे क्या है कि हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले भी किया जा सकता है, और इस तरह का अपडेट जो है ये भी किया जा सकता है कि सिर्फ उसको समय सीमा बढ़ा दिया जाएगा और सीट की संख्या नहीं बढ़ाएगा।
जैसे यहाँ पे किया गया था 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सीधा कह दिया कि अभी जो सीट है उसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया जा सकता है, 2026 तक कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। आपको पता होगा लोकसभा सीट में, लोकसभा में या राज्यसभा में भी हो सकता है, तो वो क्या है पढ़ लेते हैं आप। संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। देखिएगा, लोकसभा में जो है धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है, यानी धर्म के आधार पर जो है कितने प्रतिनिधि होंगे हमारे लोकसभा मेंबर में, उनका त्याग किया गया है। उसकी व्याख्या नहीं की गई है, उसका मतलब जो है मेंशन नहीं है। लेकिन जनसंख्या के अनुपात पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई है। अर्थात ये हो गया कि लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण उनको प्राप्त है। ठीक है, और ये आरक्षण कब तक लागू रहेगा या नहीं रहेगा, कि कब कब बदलाव किया गया, उसको देखने का प्रयास करिए। तो प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था 1960 तक, फिर इसको हर बार जो है 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ाता चला गया। और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अभी का क्या कंडीशन है, तो हालांकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा ही किया जाता है। देखिएगा, उसकी सीटें आरक्षित है, लेकिन अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई है, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो भी SC ST कैंडिडेट है उनको आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन उनका चुनाव जो है सभी तरह के जाति के लोगों के द्वारा ही उनका चुना जाएगा। ठीक है, यानी जो भी निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई है, वहां पर भी उनको बहुमत हासिल करना ही पड़ेगा, तभी वो चुन करके जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, आप लोग मेरे बात को थोड़ा सा खंडन भी करने का कोशिश कर सकते हैं या फिर उनसे कितना सहमत है वो भी बताइएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक तरीके से कि राष्ट्रपति के एक हाथ में शक्तियां दी गई और दूसरे हाथ में ताला लगा दिया गया। ठीक है, तो क्या कहना यहाँ पर सही होगा कि लोकसभा में कानूनी रूप से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण तो किया गया, लेकिन इनका चुनाव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति लोगों के द्वारा ही नहीं किया जा रहा, बाकी अन्य सभी लोगों के द्वारा ही किया जा रहा। जैसे आपको याद होगा 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, इसमें क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति लागू किया गया था, अर्थात अपने मुस्लिम नेताओं का चुनाव मुस्लिम सदस्य ही करेंगे। याद है? याद है ना? तो क्या इस पर आपकी क्या राय है? क्या इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। हेलो हेलो, क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? जानकारी का अभाव? हेलो, क्या पूछ रहे हैं? आवाज नहीं जा रहा मेरा? इसलिए तो आपसे जुड़े हैं। आवाज नहीं जुड़ा है, जा रहा है? आवाज हेलो, आवाज आ रही है। तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पूछ तो रहे हैं कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है, बताइए, क्या ऐसा कहना सही होगा? क्योंकि उनको चुनाव तो लड़ना ही पड़ रहा है, अपना बहुमत के कारण ही उसको मिलेगा, तो फिर ये आरक्षण कहाँ तक सही है उनके लिए? खैर, नहीं जानकारी है, मुझे भी ज्यादा विचार करिएगा, सोचिएगा इन सब चीजों पे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम
2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया था और सामान्य सीटों की तरह, और 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना पर पुनः नियत कर दिया गया था। यानी आरक्षण में भी जो है जनगणना का आधार 2001 ही बताया गया। ठीक है, चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन टॉपिक? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये क्या है? हालांकि राज्यसभा में, थोड़ा फास्ट करते हैं अब, हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है। तो ये थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा कि राज्यसभा के लिए जो चुनावी प्रक्रिया है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन लोकसभा के लिए लोकसभा में क्या है तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचन करने का आधार बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, और इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है, और प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो अल्पसंख्यक यानी छोटे समूहों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षा नहीं मिलता है। जो मेरा डाउट था, जो सवाल था, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को खुद रख दिया कि प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व जो है पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में कहें तो जो अल्पसंख्यक है, जो छोटे समूह हैं, उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं रखा गया है। ठीक है, उनको भी अन्य लोगों की तरह चुनाव लड़ना होता है, अन्य लोगों की तरह बहुमत हासिल करना पड़ता है, चाहे वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से लड़े, चाहे वो कहीं और निर्वाचन क्षेत्र से जाकर के लड़े। ठीक है, बढ़ते आगे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है, जबकि इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है। यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिलता है। तो ये देखिएगा कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना। यानी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मतलब होगा कि किसी भी राज्य से ज्यादा नहीं लोग चुन करके आ जाएं, या एक तरफा लोग राज्यसभा में नहीं बैठ जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न ना हो, और इस तरह इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा की सीटें तय हुई है ना। और इसी प्रकार से किसी राज्य में कुछ सीटें ज्यादा, किसी राज्य में कुछ सीटें कम है। जैसे बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी? 16। और उत्तर प्रदेश में कितना है? कोई बताएगा? है उत्तर प्रदेश वाला कोई यहाँ पे? 75। उत्तर प्रदेश से 75 वो है राज्यसभा। हमें नहीं लग रहा। बताओ सोनाली, आप भी लाइव हो ना? हेलो, है किसी को मालूम उत्तर प्रदेश में? अभी आइडिया नहीं है। काहे तुम रहती हो आप? उसका फोन आ गया भाई। सर 81 हुआ। सर्च कर लिए? जी 75 नहीं होगा। 84 है नहीं तो 31। 80
31। 80 तो लोकसभा सीट होगा ना, 30 के आसपास ही होना चाहिए। राज्यसभा हाँ राज्यसभा कितना है, कितना बुक में दिया है? 31 राज्यसभा का। 31। ओके, तो इसी तरीके से मेरा पूछने का बस मतलब ये था कि जहां पर जैसी जनसंख्या वहां से उसका उतना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्षेत्रीय भेदभाव नहीं हो पाता, उसको कम किए जाने के प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार हैं, जिसके नाम है एक एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, उस दिन ऐसा क्वेश्चन आया था तो गलती क्यों हो गया था। भारत में राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद, राष्ट्रपति के चुनाव एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था की गई है। अर्थात पहला प्रकार कौन सा है? तो एकल क्या है, इसको बार पढ़ने में नहीं बनता, हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। पहला, मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि जटिल समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। यानी कुछ लोग जो है लोकसभा में ही बोला था कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व को लगाया जाए, लेकिन सबको पता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है थोड़ा सा जटिल होता है समझने के लिए, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है एक तरीके से, और जो हमारा ये जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव होता है वो सभी को पता है, जिसका ज्यादा वोट उसकी सरकार या उसका विजय। और शैक्षिक स्तर भी कमी था, तो इन दो वजह से इसको नहीं अपनाया गया। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी हैं। क्या दोष है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दोष भी हैं। यह काफी खर्चीली व्यवस्था है और यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करता। यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करता है और यह अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है, और यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है और मतदान के महत्व को कम करती है। यह भी सही है। इसलिए देखते होंगे कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है या जिसकी सरकार होती है वही डिसाइड कर देते हैं कि किसकी राष्ट्रपति बनेगी, किसका राष्ट्रपति विजय होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। चलिए, दोनों सदनों की अवधि, अब दोनों सदन का अवधि करते हैं, कितना कार्यकाल होगा सबको पता होना चाहिए ना इस बात का। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 साल। 6 साल उसके सदस्यों का है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, वो अस्थायी सदन है। अस्थायी होता है। ठीक है, देखते हैं। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई और एक निरंतर चलने वाली संस्था है। और एक क्या है? निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होगा। किंतु इनके 1/3 सदस्य, कल भी ये क्वेश्चन आया था, किंतु इनके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात रिटायरमेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज बताना मुझे आप लोग, क्विज में बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना रहा है एआई ना। क्विज में मैं खुद कल देख करके तो मेरी हालत खराब हो गई कि भाई बिना पढ़े चैप्टर तो होगा नहीं, क्योंकि एक चैप्टर हम लोग पीछे चल रहे हैं और दे रहे हैं तो, और सबसे ज्यादा मेरा गलती किस में हो रहा है? तो वो क्रोनोलॉजी वाला में, कि काल क्रमिक अनुसार में सजाइए। अब याद ही नहीं रह रहा है कि वो कौन से पहले हुआ था और बाद कौन हुआ था, है ना। हाँ, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा जब भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, चाहे नोट से कर रहे हैं या एमसीक्यू लगा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जरूर करने का प्रयास करिएगा। इस बार दरोगा के क्वेश्चन में भी इसका रूप दिखा है और बीपीएससी तो खैर पूछती है उस तरीके का सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाँ, तो ये पता चल गया ना कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसका विघटन नहीं होगा। और राज्यसभा की स्थापना कब हुआ था? 1952 में। राज्यसभा की स्थापना कब हुआ था? पहली बार 1952 में। और इनके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। और ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भर लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा ही उसको चुना जाता, मनोचयन भी होता है, यानी मनोनीत करने की जो उनकी सदस्यता है 12 वो भी चुन सकता है अगर उसके रिटायरमेंट अगर होंगे तो। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, कोई और नामित हो सकते हैं। ठीक है। अर्थात ये भी बैठा दिया गया है यहाँ पर भी कि अगर कोई सदस्य रिटायरमेंट हो रहा है तो फिर से उसको राज्यसभा में भेजा जा सकता है, चाहे वो निर्वाचित होकर के आया हो या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन के तहत आया हो। कोई समय सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप एक बार आ गए, अगर सरकार आपको चाहिए, अगर आपके विधानसभा के सदस्य चाहे तो आपको दोबारा भी भेजेगी, तिबारा भी भेजेगी और अनंत बार भी भेज सकती है। ठीक है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पद अवधि निर्धारित नहीं की है। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पद अवधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, इसे संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था। और इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पद अवधि 6 साल की होनी चाहिए। और इस अधिनियम ने भारत की राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पद अवधि कम करने का अधिकार दिया। और इसी अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को जो पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्य थे उनके पद अवधि को कम करने का भी अधिकार दिया। अर्थात पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। और इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के सेवानिवृत्त के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का भी अधिकार दिया गया। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाला वो लोग काम किए, अपने बुद्धि को इस्तेमाल किए कि संविधान निर्माता जो थे वो संविधान राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया, वो छोड़ दिया किसके ऊपर? संसद के ऊपर। ठीक है। और संसद ने क्या किया कि ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 लाया, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 लाया। और इसी ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 साल होगी। अब 6 साल होगा यह तो इन्होंने बता दिया, 6 साल होगा ये बता दिया, लेकिन ये भी प्रावधान है यहाँ पर कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में रिटायरमेंट हो गए, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएंगे हर 2 साल में। तो चूंकि सबको तो चुना जाना एक ही साथ था 1951 के तहत। ठीक है। तो फिर 1/3 सदस्य को 2 साल में रिटायरमेंट कैसे करता? तो वहां पर क्या किया, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया कि आप जिसको चाहें, ठीक है, उसकी वैलिडिटी अर्थात 6 साल से पहले भी रिटायरमेंट करवा करके इस चीज को, इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, लॉटरी सिस्टम लगा दिया, यानी जब पहला बैच जो निकला राज्यसभा का उसमें लॉटरी लगा दिया कि अगले 2 साल में जो है कितने सदस्यों को रिटायरमेंट मिलेगी। तो लॉटरी में जिनको जिनको मिला उनके लिए बुरा दिन, 2 साल में ही राज्यसभा का शक्ल देख करके आउट। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अवधि, राज्यसभा का तो पता चल गया। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 साल। 6 साल। कितने साल पर कितने सदस्य जो हैं रिटायरमेंट होंगे? 1/3। प्रत्येक 2 साल पे 1/3, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है रिटायरमेंट होंगे। ठीक है। और किस अधिनियम के तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया? जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। बिल्कुल, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। इस प्रकार से हम एक चीजें और क्वेश्चन बना सकते हैं या पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कौन निर्धारित कर सकता है? निर्धारित करने की शक्ति किनके पास है? तो संसद के पास है। क्लियर? चलिए लोकसभा की अवधि के ऊपर जाते हैं। अब लोकसभा की अवधि,
राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है और इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। ठीक है, यह 5 साल के बाद खुद विघटित हो जाती है और हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा का विघटन 5 साल से पहले भी कर सकता है और इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अपना मनमर्जी कर सकता है क्या वो? देखते हैं क्या है। नहीं कर सकता ना, लोकसभा विघटन करने के लिए मंत्रिमंडल और ये प्रधानमंत्री का सलाह जरूरी है, कल ही तो लिखे थे। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि तक नहीं हो सकती। ये आपका प्रीलिम्स फैक्टर क्वेश्चन है, प्रीलिम्स फैक्ट के लिए ध्यान रखिएगा। क्या है तो आपको बता देते हैं कि लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हेलो, और कितना बार बढ़ाया जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा उसके 6 महीने के बाद ही, यानी 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। यानी जैसे आपातकाल खत्म हुआ, अगर लोकसभा का समय पूर्ण दिया है तो उसके 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक विघटित हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने पड़ेंगे, लोकसभा चुनाव आयोजित कराना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात ये हो गया कि लोकसभा अपने, कल भी एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा को केवल 5 साल के बाद ही विघटित किया जा सकता है ऐसे करके, तो नहीं, उसको पहले भी विघटित कर सकते हैं या फिर 5 साल से आगे भी हम उसको बरकरार रखते हैं जब हमारे भारत में या देश में नेशनल इमरजेंसी या आपातकाल लागू हो तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। आगे, अब संसद सदस्य की सदस्यता, अर्हताएं, एलिजिबिलिटी। संसद के सदस्य में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई है। जैसे कि पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। और जो भी संसद सदस्य चुन करके आते हैं वो किसके समक्ष शपथ लेंगे तो वो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित करेगी। और कल भी ये क्वेश्चन आया था कि जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा के, उसको शपथ कौन दिलाता है तो प्रोटेम स्पीकर, यही था ना? हेलो, सुन रहे हो? तो जो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं नया नया चुनाव जीत करके, उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। और अगर हम ये अब पूछ लें कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन करेगा तो चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा अधिकृत किया जाएगा कि आपको बाकी सब व्यक्तियों का शपथ लेना है। और वो शपथ में क्या बोलते हैं तो ध्यान दे दीजिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता वो अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है तो राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्यता प्राप्त करने के लिए मेंबर्स के कितने उम्र पूरा हो जाना चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा में 25 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हो। और अगर कोई संसद कोई और भी एलिजिबिलिटी निर्धारित करती है तो वह भी मेंबर के पास होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की है। तो वो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है पहले उसको चर्चा करते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। पहला, ये कहा है कि उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यानी और उसके बाद यह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है। और वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बाध्यता समाप्त कर दी। लो, बाद में 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहरा दिया। हाँ, करो खुद से क्या है
यानी जो भी व्यक्ति होंगे वो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अर्थात जहां से उसको चुनाव लड़ना होगा 2003 के पहले, वो उस निर्वाचन क्षेत्र का एक खुद मतदाता भी होना चाहिए उसको, तभी जाकर के वो चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, और यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए ही अनिवार्य था, परंतु होशियार निकल गया। 2003 में जो है इस लिमिट को खत्म कर दिया गया, यानी इसको बाध्यता खत्म कर दिया गया। फिर जब चाहे जहां उठा करके चाहे उसको वहां से चुनाव लड़ाने शुरू कर दिए। ठीक है, और इसीलिए आपको लगता होगा कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से कोई गुजरात का लड़ने वाला आ गया, कोई पाकिस्तान का लड़ने वाला आ गया, ऐसा वो आ नहीं सकता क्योंकि उसकी भारत की नागरिकता उसको मिलेगी नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? बनारस। वाराणसी। रहने वाले कहाँ के? गुजरात। तो उनका वाराणसी में तो वोटिंग आया नहीं, वोटिंग लिस्ट में तो नाम नहीं आएगा ना, तो फिर वहां से लड़ता नहीं। तो इन सब चीजों के लिए ये लोग अपना होशियारी गिरी करते रहते हैं। और बाद में ये भी देखो कि 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहरा दिया। हाँ भाई, कर लो तुम लोग आपस में। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ, दूसरा किधर है? ये रहा कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। अर्थात अगर कोई आरक्षित सीट पर, जैसे कि यही मेंशन किया जाएगा जो आरक्षण प्राप्त वाला बात था कि यह सीट जो है, यानी फलवा सीट जो है यह SC ST के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पर जाकर के SC ST के कैंडिडेट लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, दावा ठोकेंगे कि यहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वह अन्य सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं जिसको जनरल कैटेगरी से कह सकते हैं। ठीक है, आगे निरहर। हाँ, तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए क्योंकि एलिजिबिलिटी से सवाल है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, चलिए बोलिएगा सभी लोग। बोलना ये है कि संसद का सदस्य चुने जाने के लिए पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्वालिटी क्या है? दूसरा क्वालिटी क्या है कि नहीं, ये वाला राज्यसभा का अगर उसको सदस्य चुना जा रहा है तो उसके पास 30 साल का उम्र पूरा हो जाना चाहिए, 30 साल का व्यक्ति हो गया हो। और अगर लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा है तो 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी बात कोई संसद के द्वारा अगर कोई अर्हताएं मांगी जाती है तो वो भी उसको देना पड़ेगा। और बाद में जब चुनाव चुनकर, क्या बोले? अर्हताएं का मतलब बताइएगा। एलिजिबिलिटी, योग्यता। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर जब चुनाव जीत करके आएंगे तो उनको किस व्यक्ति के पास शपथ लेना पड़ेगा? तो चुनाव आयोग जिस व्यक्ति को अधिकृत करेंगे कि हाँ भैया आप जो है नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवा दीजिए। तो फिलहाल एक अभी के वर्तमान एक परंपरा के तहत प्रोटेम स्पीकर के सामने इनको शपथ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब निरर्हताएं क्या है? मीन्स अनएलिजिबिलिटी, अगर उसके पास ऐसा चीज है तो उसको मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निरर्हताएं देखिए, संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता तो उसके ऊपर चर्चा करिए। क्या है? यदि वह सरकार यानी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद धारण करता है, संसद द्वारा कोई पद या मंत्री पद को छोड़ करके, यानी अगर आप संसद के कोई मंत्री पद पर अगर हैं या कोई विधायक पद पर है तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर सिंपल सी बात, अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए हुए हैं, बिहार पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं, टीचर में हैं और अगर आप चुनाव लड़ना चाहिएगा तो पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा। सोच रहे हैं क्या नियम लगा के रखे हैं, यानी एक डर बना दिया है। इतना डर तो हमारे IPS IAS वाले में नहीं होता है कि कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन ले लो और तैयारी करो फिर जाकर के अटेंड करो। लेकिन यहाँ पर क्या है
कि लाभ के पद पर आसीन ना हो, एक एलिजिबिलिटी पहले ही ये रख दिया है। दूसरा, यदि यह विकृत चित्र है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा की हो। विकृत चित्र का मतलब कैरेक्टरलेस है और न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दिया उस व्यक्ति के ऊपर। फिर तीसरा, वह घोषित दिवालिया है, अगर उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। चौथा, वह भारत का नागरिक नहीं हो ना, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अभी स्वीकार किए हुआ है। और पांचवा है कि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। अर्थात ये हो गया, आप एक लाइन में अब समझ सकते हो। पहला चीज कि लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। कैरेक्टरलेस, अगर न्यायालय ने उसको साबित कर दिया तो वह भी व्यक्ति नहीं बन सकता। दिवालियापन अगर घोषित कर दिया तो वह भी संसद सदस्य के लिए अयोग्य है। और उसके बाद अगर तो कोई दिवालिया क्या होता है? दिवालिया का मतलब यही पागल घोषित कर दिया गया होगा, और क्या हो सकता है, उसके पास पैसा कौड़ी नहीं है। मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी का कर्ज ना चुकाया हो। क्या चीज? दिवालिया का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी का कर्ज ना चुकाया हो। वही चीज हो गया ना, मतलब पागल हो गया। जब कर्ज नहीं चुकाएगा तो क्या होगा, पागल है ना होगा। जैसे कि विजय मान लिया भाग गया था, बाकी लोग भी भागा है, ठीक है। तो वही है कि जिसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा कि इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, दूसरे का पैसा खा के बैठा हुआ है, ये ऐसे ही अपना संपत्ति जब नहीं संभाल पाया तो इसको जब नेता उता बनाओगे तो अपना घर पूरा करने के लिए घुसखोरी वगैरह कर सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। एक लाइन में याद रख लीजिए कि दिवालिया अगर घोषित कर दिया गया तो वो अयोग्य हो गया, फिर वो संसद सदस्य नहीं बन सकते। एक अगला है कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो भी वो संसद सदस्य के लिए अयोग्य है। और साथ ही अगर वो भारत का नागरिक है लेकिन किसी और देश का नागरिकता अगर वो ग्रहण कर ले रहा है तो ऐसे भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाने से वो भारत संसद सदस्य के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और ऐसा भी उसमें कंडीशन लगाया गया है कि अगर वह व्यक्ति भारत का नागरिक है लेकिन किसी विदेशी राज्य का समर्थक है, ठीक है, विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को स्वीकार किया हुआ है, तो उसको भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और एक और है कि अगर संसद चाहे, अगर उसके द्वारा कोई बनाई गई विधि है, संसद कोई ऐसा नियम बनाती है, ठीक है, और उस पे व्यक्ति अगर उसके अंतर्गत आ जाता है तो वह भी अयोग्य हो जाएगा। तो ये थे इसके अनएलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया कि क्या क्या अगर उसके पास रहेगा तो एलिजिबल नहीं रहेगा। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित अन्य निर्धारित संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के लिए निम्नलिखित निर्धारिताएं निर्धारित की है। अब देखिए, जैसे ये वाला लाइन था ना पांचवा, ठीक है, कि अगर कोई संसद ऐसा नियम बनाती है और उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर फंसता है तो फिर वो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो देखिए संसद ने क्या क्या नियम बना के रखे हैं। सबसे पहला, वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार ना दिया गया हो। दोषी करार ना दिया गया हो, ये ध्यान रखिएगा, भले वो दोषी काहे नहीं हो, चुनाव लड़ सकता है। समझ रहे हो ना? बस करार ना किया गया हो कि तुम चोर हो, भ्रष्ट आचरण के हो, ठीक है। अगला क्या है कि उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो, ठीक है, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्हरता नहीं है। प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निर्हरता नहीं है। अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बस इतना समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक सजा काट लिया है तो उसको मतलब जो है उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसीलिए देखते होंगे अगर किसी पर केस उस होता होगा तो धाए धाए एकदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं से बेल लेके निकल जाना है, बाद में उसका मतलब जो है निपटना है उसको। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं, वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो। अब चुनावी खर्च का ब्यौरा किसको देता है आज तक तो हमको पता नहीं चला है, ठीक है। आगे, उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो। सरकारी ठेका करने में, काम या सेवाओं में दिलचस्पी ना, अगर उसको बिना फोकट का काम करने में अगर दिलचस्पी ना हो, इंटरेस्ट ना हो, तो भी उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है।
अर्थात ये सिर्फ कागज के लिए, बाकी और सरकारी काम करना किसको पसंद है, किस नेता को है क्या? हाँ, बस एक ही चीज करते हैं, वो चुनाव के टाइम पे मुफ्त में फ्री में सबको प्रणाम करते हैं, ठीक है, भाइयों एवं बहनों से स्वागत करते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर, वह निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंधक निदेशक के पद पर ना हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। अर्थात एक ऐसी भी कंपनियां होंगी प्राइवेट लिमिटेड जिसमें अगर सरकार की हिस्सेदारी 25% है तो उसमें उस कंपनी में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें वो जॉब नहीं कर रहा हो, या फिर निदेशक या प्रबंधक निदेशक या डायरेक्टर या एमडी के रूप में जो है वो नहीं हो। अगर वो रहेंगे तो उसको भी चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार यानी करप्शन और भरोसा नहीं रहने के कारण अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से सरकारी सेवा से उसको बर्खास्त कर दिया गया हो तो भी उसको संसद सदस्य के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। इतना इतना चीज दिखता है, लेकिन सबको पता चलता है, न्यूज में आता है कि कोई उसका रेपिस्ट है, कोई उसका मर्डर किया हुआ था, ठीक है, लेकिन कुछ दिखता कहाँ है कि इस नियम का कानून फॉलो हुआ है। वो बस कागज में लिखा हुआ है। भारत का संविधान इतना लंबे बना दिया है ना, कोई पढ़ने से भी रह गया होगा कि पढ़ते हैं, बस हम लोग भी पढ़ेंगे 2 दिन बाद हम भी खुद भूल जाएंगे, तो बाकी लोग को कितना याद रहेगा। और ये देखो, ये कितना बड़का लाइन लिखा है, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो। विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने, देख लो लाइन कितना बड़ा है। और आज का हर नेता हिंदू मुस्लिम कर करके तो शत्रुता ही तो बढ़ाया जा रहा है। इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? खुले आम शत्रुता बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बिहार में है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया ना, दंडित ना किया गया हो। जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा वो इस दायरे में आएगा ही नहीं। सोचो, कहीं ना कहीं भारत को इस तरीके से मतलब कमजोर करने में न्यायपालिका का भी हाथ है, जबकि सिर्फ नाम मात्र का वो स्वतंत्र है। आगे देखते हैं क्या है कि इनमें छुआछूत, दहेज, सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त ना पाया गया हो। सब कुछ में खाली पाया गया हो, यानी जब तक कंफर्म ना हो तब तक उसको अयोग्य नहीं ठहराना है, लेकिन करना सब कुछ है। किसी सदस्य में उपरोक्त निर्भरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा, यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसके तहत कार्य करना चाहिए। अब ये आपका यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनता है, ये पूछा भी गया है कि अंतिम फैसला यानी किसी संसद के सदस्यों के उपरोक्त में निर्भरताओं संबंधी प्रश्न यानी उसके अयोग्यता पर सवाल जो है, अगर कुछ फंसता है तो उस पर फैसला अंतिम होता है राष्ट्रपति का, लेकिन वो फैसला जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह ले करके करते हैं, उनसे राय ले करके करते हैं। निर्वाचन आयोग ही बताता है कि हाँ इस कैंडिडेट का बैकग्राउंड ऐसा रहा है, इसलिए ये हम इसको अनएलिजिबल कर रहे हैं, अयोग्य ठहरा रहे हैं। राष्ट्रपति इस पर फिर सही गलत का निशान लगा देगा, बात खत्म। दल बदल के आधार पर निर्भरता, अब दल बदल के आधार पर भी जो है संसद सदस्यों का अयोग्यता साबित किया जाता है। अब दल बदल नियम क्या है तो इसको समझिए। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निर्भर ठहराया जा सकता है अगर उसने 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो, अर्थात सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्भर करार दिया जाता है। अब क्या है देखिए, अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया था, ठीक है। दूसरा क्या है, इधर अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है। तीसरा, अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। चौथा, अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में प्रवेश हो जाता है। तो अगर ऐसा हरकत करता है कोई सदस्य, कांड ऐसा करता है तो उसको जो है दल बदल कानून के तहत उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। अब कांड करने का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति जो है बीजेपी से टिकट लड़ा,
ठीक है, बीजेपी से टिकट लड़ा हो और हो सकता है उसको कहीं से 2-3 खोखा का जो है उसको ऑफर आया हो और वह जो है दूसरे पार्टी से बदल लिया हो या फिर उस पार्टी का त्याग कर दिया हो, तो उसको दल बदल के दायरे में लिया जाएगा और उसको फिर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। अगला क्या है कि ये समझिएगा कि राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है, अर्थात जिस पार्टी से वो चुनाव जीता था, टिकट लिया था और उस पार्टी का जो लीडर है, जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसको कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में इसको वोटिंग करना है या फिर इस संसद जो पारित विधेयक जो लाया जा रहा है इसमें वोटिंग करना है, और वो क्या करेंगे, उसका मानना नहीं स्वीकार करेंगे, वो उल्टा चले जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, उसके पार्टी वाले लोग उसको किक कर देंगे। समझ रहे हैं? तो उसको भी दल बदल के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना गया है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुना गया है अर्थात बिना किसी पार्टी से खुद अपने दम पे राजनीतिक चुनाव में आया है और जीता है, और अगर वो किसी पार्टी में जाकर के शामिल हो जाता है तो इसको कहते हैं कि वो घूस लेकर के शामिल हो गया। तुम बाहर बाहर सपोर्ट कर दो, अर्थात जब भी वोटिंग का मामला हो तुम जाकर के उसमें सपोर्ट कर दो, वोट कर दो, ठीक है, वो सब चलेगा, लेकिन खुले रूप से आप किसी पार्टी का टिकट फिर या फिर उसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं अगर आप निर्दलीय चुने गए हैं तो क्या दिक्कत है उसका गमछा पहनने का? निर्दलीय होकर के काम उसका चल रहा है ना। संसद में क्या चाहिए, बस वोटिंग में उसका अधिकार चाहिए। जैसे कि जब अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था 2024 या 25 ना 24 तो उसमें महागठबंधन जो था उनका बीजेपी वाले का उसका पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया था, तो क्या किए, निर्दलीय वाले को मिलाए ना कि वोटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा कर रहे हैं, उसमें सभी लोग जो है उसको बहुमत से जिताना है। तो क्या किए, बाकी सब पार्टी को जोड़े, बोला सिर्फ आप हमको साथ दे दीजिए, वोट कर दीजिए, हमारे पार्टी में शामिल होने का जरूरत नहीं है। दल बदल के दायरे में कब लिया जाएगा, जब वो किसी पार्टी में शामिल हो जाएगा तो, लेकिन सपोर्ट वो कर सकते हैं, उसको कहते हैं समर्थन देना। क्या बोले, बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ तो बस बाहर बाहर पैसा लेना है, बाहर बाहर सपोर्ट करना है, बात खत्म। ठेकेदारी मिल रहा है, काम कमा रहा है, जनता जाए क्रिकेट खेलने। चलिए, और अगर कोई नामित या निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसको भी इस तरीके से दायरे में लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून किस अनुसूची में मेंशन है? 10वीं अनुसूची। कब लाया गया था? 10वीं कब लाया गया था? 1985 कौन से संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान हाँ, संशोधन 52 अमेंडमेंट 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची के तहत जो है दल बदल कानून को रखा गया, ठीक है। और सवालों पर निपटारा, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया कि 10वीं अनुसूची के तहत निर्भरता के सवालों पर निपटारा जो है राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगर दल बदल से संबंधित किसी कैंडिडेट पे ऐसा तलवार लटकता है तो राज्यसभा वाले उसके सभापति करेंगे, अर्थात राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। हाँ, तो अगर राज्यसभा में अगर किसी सदस्य के ऊपर दल बदल का कानून लागू होता है तो उस पर फैसला जो है उपराष्ट्रपति करेंगे, और अगर लोकसभा में ऐसा कोई कंडीशन आता है तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ना कि भारत का राष्ट्रपति। यानी अंदर का काम है, तुम ही लोग आपस में समझो कौन किधर गया, ठीक है। उसके बाद अब बाकी राष्ट्रपति को बहुत सारा काम भी होता है, तो तुम लोग निपटते रहो कौन इधर उधर गया है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हाँ, अब ये देखिए, अगर सभापति जो है सभापति और अध्यक्ष दोनों, अगर दोनों मिलकर के किसी सदस्य का अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो उसके फैसले को न्यायिक समीक्षा भी किया जा सकता है। फिर वो मामला जो है कोर्ट में पहुंच जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर पहुंचता होगा, वहां के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की बेंच जो है उस पर देखेगी कि मतलब बिना मतलब का उसको हटा दिया है या सच में ऐसा कुछ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए ये चीज, हमारे संसदीय व्यवस्था में जो है, क्योंकि बहुमत वाले दल का नेता जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल उनके हाथ में होता है, और वही लोग बड़े बड़े पोस्ट को अपने व्यक्तियों को चुनते हैं।
जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष पद पर ही किसको बिठाते हैं? अपने ही पार्टी के लोग को बिठाते हैं ना। और अगर कोई सोचो 1-2 सीट लेकर के पहुंचा हो, 4-5 वो सीट लेकर के लोकसभा पहुंचा हो और उसको हटाना हो, तो सभी लोग उस पर क्या करेंगे? दल बदल का कानून लगा देंगे और लोकसभा अध्यक्ष को बोलेगा तुम इसको हटाओ। ठीक है, अब वो अपना इसको नियम दे देंगे, तो फैसला फिर जा सकता है 1992 के तहत उच्चतम न्यायालय में, हाँ सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि उनके द्वारा लिए गए फैसलों का जांच किया जा सकता है। ठीक है, अब हमको एक चीज बताइएगा आप कि अगर कोई विधेयक पारित होता है, ठीक है, तो उस पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है, उस किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल कितना? कौन सा? न्यायिक समीक्षा का अधिकार या न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? यानी कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो या संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। और अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो जहां से वो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करेगा वहां से वो खारिज कर दिया जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है? 13 में है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 13। अंतिकरण। हाँ, आर्टिकल 13। और 12 में क्या है? 12 में क्या है? 12 तो मौलिक अधिकार का परिभाषा हो जाएगा। राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकार की परिभाषा नहीं, राज्य की परिभाषा, अर्थात राज्य के अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थितियों में संसद सदस्य स्थान रिक्त करता है। अब संसद सदस्य जो है कब कब रिक्त हो सकता है तो ये भी देखिएगा। दोहरी सदस्यता, अगर दो पोस्ट अगर वो ले लेगा, यानी राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी या किसी राज्य के विधानसभा में, तो उसको खत्म करना पड़ेगा, किसी एक पे ही रहेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक समय संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो क्या क्या प्रावधान किए गए देखिए। अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना होगा। ठीक है, सूचना देने पर राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगला, खो, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाता है। अगर वो फाइनली बता देते हैं कि मुझे दूसरे सदन में जाना है, ठीक है, तो पहले वाला सदन खाली हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करनी पड़ती है। इसीलिए देखते होंगे एक मेंबर जो है दो सीट से जाकर चुनाव लड़ जाता है, यहाँ नहीं तो वहां से। काश हमको 2 बार एग्जाम में बैठने का मौका मिलता बीपीएससी में। हेलो, चाहिए मौका 2 बार बैठने का? दोनों शिफ्ट में चाहिए क्या? जी सर, जो होगा ही नहीं, क्या बोले? होगा ही नहीं वैसा। इन सब चीज को यार कौन सुधारेगा? मंत्री को कभी कभी लगता है ना कि बहुत ज्यादा उसको अधिकार मिल गया, अपने मन मर्जी कर लेता है, कानूनों बनाता है, खुद अपने ही दायरे के लिए बनाता है, खुद पेंशन लेता है, सैलरी भी बढ़ा लेता है अपना। उसके बाद पोस्ट पर रहते हुए उस पर केस मुकदमा भी नहीं होता है। फिर उसके बाद देख रहे हो, एक के बाद जब चुनाव मिलेगा तो 2-2-3-3 वो सीट से जाकर के चुनाव लड़ जाता है, लॉटरी खेलने लगता है वो। और हम लोग को क्या है, जो 2 सीटिंग में एग्जाम लेता था कि पहला सीटिंग का क्वेश्चन वायरल तो दूसरा का में हेल्प, अब कर दिया एक के शिफ्ट में एग्जाम ले, और भी एक के दिन लेना है। सब कुछ विद्यार्थी पे संकट मंडरा रहा है, कोई फायदा नहीं है आम जनता को। सोनाली को देखो, यूपी से भाग गई है बिहार आने के लिए, भगवान हमको तो गजबे ऐसे लगता है इसको। हम ही नहीं भागे हैं सर, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं, लेकिन फिलहाल ये ग्रुप में तो तुम ही हो ना। फिलहाल आप हम ही जान रहे हैं बस। हाँ, ये भी हो सकता है। चलिए कोई ना, हम भी कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में। आगे
आगे बढ़ते हैं। अगर वो दोनों सीट खाली में एक सीट खाली नहीं करेगा तो फिर दोनों सीट रिक्त हो जाती है। इसी प्रकार एक कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात संसद का भी सदस्य हो और किसी अपने राज्य विधानसभा के सदस्य हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक ही जगह उनको रहना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निर्वाचित हो भी जाता है तो उसको 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल के सीटों को खाली करना पड़ेगा। और संसद सदस्य के लिए कितना था, 10 दिन के अंदर ना। हाँ, यहाँ पे देखिए। और अगर राज्यसभा या मतलब लोकसभा अगर दोनों में चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंदर, और अगर संसद में है और राज्य विधानसभा में भी चुना हुआ है तो फिर उस कैटेगरी में 14 दिन के अंदर उसको बताना होगा। आगे देखते हैं। अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्या है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान में दी गई विनिर्दिष्ट निर्भरता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। और यह विनिर्दिष्ट निर्भरता में संविधान की 10वीं अनुसूची में दर्ज निर्भरता में दल बदल भी शामिल है। अर्थात दल बदल के शामिल दायरे में अगर वो निर्भर होता है तो चुने जाने के बाद भी उसकी योग्यता को अयोग्य ठहरा दिया जाता है। पद त्याग। अब पद त्याग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स फैक्ट है कि कोई भी सदस्य जैसे कि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपना स्थान त्याग सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति या सदस्य राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति अर्थात राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से बिलोंग कर रहा है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे करके त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालांकि सभापति या अध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार नहीं भी कर सकती है, बशर्ते उसे ऐसा लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या वास्तविक नहीं है। अर्थात आप अपने मन से भी त्याग नहीं कर सकते हो, वो भी उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे हम लोगों की होती है छुट्टी, अप्लाई तो कर दिए, जब तक मिलेगा नहीं जा नहीं सकते। अनुपस्थिति की भी एक सवाल है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। यदि कोई संसद सदस्य, ठीक है, सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित करता है। और 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। अर्थात यहाँ पर यह हो गया कि अगर कोई व्यक्ति सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अगर अवधि से अधिक समय के लिए किसी भी बैठक में मतलब जो भाग नहीं लेता तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है। और 60 दिनों में कौन कौन से दिन शामिल नहीं होते हैं तो देखिएगा, सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक अवधि, अगर कोई सदन का स्थगन जो है या सत्रावसान 4 दिन से ज्यादा दिन के लिए हुआ है तो फिर उसको उस 60 दिन की अवधि में काउंट नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सदन जो है कंटिन्यू चल रहा है और उसमें 60 दिन अगर नहीं आते हैं कोई संसद सदस्य तो उसकी योग्यता समाप्त हो जाएगी। इस मामले में हम लोगों को ज्यादा अधिकार है। एब्सेंट लगा दो 1 साल 2 साल, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सैलरी रुकेगी। अन्य स्थितियां क्या है? किसी सदस्य को संसद की सदस्यता रिक्त करनी हो, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो उसकी सदस्यता ऐसे भी रिक्त हो जाएगी। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है तब तो गए काम से। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तब तो कोई मतलब ही नहीं छोटे पोस्ट पे रहने का। यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है तब तो बल्ले बल्ले, सदस्य से कोई काम नहीं है। अगर कोई निर्हरी व्यक्ति संसद सदस्य निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जा सकता। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा ही सुलझाया जाएगा और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है और असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बिना योग्य व्यक्ति अगर संसद में निर्वाचित हो जाता है, ठीक है, तो संविधान
की प्रक्रिया के द्वारा उस चुनाव को शून्य या अमान्य नहीं करार दिया जाएगा, अर्थात संविधान के तहत उसको नहीं हटाए जा सकते, बल्कि उसको हटाने के लिए जो प्रावधान है लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उसके द्वारा ही उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, उसको हटाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो फिर उच्च न्यायालय उस चुनाव को शून्य ठहराएगा, तो जाकर के उसकी सदस्यता खत्म होगी। और अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। क्लियर? शपथ या प्रतिज्ञान। अब आते हैं शपथ या प्रतिज्ञान। तो संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। और शपथ या प्रतिज्ञान में संसद सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और साथ ही जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता तब तक वह सदन की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता और ना ही मतदान कर सकता है। वह संसद के विशेषाधिकारों और उन मुक्तियों का भी हकदार नहीं होगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी कहां से मिलेगा बेनिफिट। उसके बाद निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माने भरना होगा। और अगर बिना शपथ लिए अगर इस तरीके का बैठ जाता है सदस्य में तो उसको 500 रुपया जुर्माना। बस यहाँ बाइक में चालान काटते हो 10,000 का, देख रहे हो विनोद? अपने सब माफ है, क्या बोला? अपने लिए सब कुछ माफ है। वही तो कह रहे हैं कि देख रहे हो विनोद कैसे छोटा छोटा कानून बना करके अपने आप को फायदा पहुंचाया जा रहा है। शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर बैठ जाता है तो 500 रुपए का जुर्माना। अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता है या सदस्यता का अर्हता नहीं रखता है तो भी बैठता है तो भी 500 का जुर्माना। और जब उसे मालूम हो कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने या मतदान देने का अधिकार नहीं हो और फिर भी जाकर के बैठेगा तो 500 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कि हमारे लिए की पॉइंट क्या है, ये वाला कि संसद का प्रत्येक सदस्य जो है किसके समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेगा। तो राष्ट्रपति जिसको निर्धारित करेगा कि आप इसका शपथ ग्रहण समारोह जो है संपूर्ण कीजिए, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। क्लियर? जनरली ऐसा होता है कि जो संसद सदस्य है वो प्रोटेम स्पीकर के सामने ही सदस्य लेते हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का मतलब है वो राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करते हैं इस कार्य के लिए। चलिए वेतन भत्ते की बात करते हैं। वेतन और भत्ते संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ता लेने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित, ये थोड़ा ध्यान रखेगा, संसद द्वारा निर्धारित सदस्यों, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने के अधिकार है। अर्थात संसद ही डिसाइड करेगी कि दोनों सदन के सदस्यों को कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या क्या वेतन या भत्ता मिलने चाहिए। संविधान में इनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। वाह गजब, क्या बात है। क्या बोले? जितने बार जीतेंगे उतने बार पेंशन मिलेगा। गजब है भाई गजब। काश हम भी कोई एमपी बन पाते या उसका एग्जाम देने का तैयारी कर रहा था तो डायरेक्ट एग्जाम देके उसी का करते, फिर बीपीएससी नहीं। हाँ एग्जाम देने का टेंशन एक भी नहीं है उसमें। लेकिन अगर ध्यान दो ना, अगर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे ना तो उनकी भी कम कठिनाई नहीं होती है। दिन रात जिंदगी कष्ट में चलता है, कभी गाँव भटकना, लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ना, ठीक है, फिर उसके बाद वो तो सिर्फ चुनाव का समय होता है, वो सिर्फ चुनाव का समय होता है। जीत जाते हैं उसके बाद कोई नहीं देखता। जितने के बाद खाली सोफा पे बैठता है ना, गाड़ी से चलता है फॉर्च्यूनर से।
लोग जाते हैं फिर भी दर्शन नहीं होता। लेकिन वो बात तो है ना कि जीतने के बाद जो नहीं जीता फिर वो क्या करेगा 5 साल। देखो भी जन स्वराज वाले पार्टी का क्या थे उनका नाम, क्या नाम था वो, भूल गए, पी के क्या नाम था उनका, प्रशांत किशोर। क्या हाल हो गया अभी उनका बेचारा, कितना अच्छा खासा मस्त लाइफ जी रहे थे, नहीं चुनाव जीत पाए, 238 गो सीट पर चुनाव लड़े और एको को सीट उनको नहीं मिला। सबसे बड़ा तकलीफ इस बार के चुनाव हमको इसी बात का हुआ है, कितना मेहनत किए, एको सीट इसको आ जाना चाहिए था। तो देख लो फिर उसका कठिनाई देखो कितना है। तो फिर ये सब सोच करके कम से कम हम लोग के लिए क्या होता है कि अपने जीवन में अगर एक बार किसी भी वैकेंसी का अगर रिजल्ट निकाल देते हैं, मेरिट तक पहुंच जाते हैं, तो अगले 7 साल तक आराम से बिंदास अपनी फैमिली के साथ काम करते रहते हैं और जीते हैं। लेकिन इनका हर 4 साल 5 साल के बाद चुनाव लड़ना होता है, लोगों के मुद्दे उठाने होते हैं, एक्टिव रहना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं, नहीं तो जवाब देना पड़ता है, ठीक है। और अगर फेल हो गया तो अगले साल फिर घर में उसको बिठा देते हैं। तो इनकी समस्याएं हैं। क्या बोले? पैसा भी तो खर्च होता होगा। हाँ तो वही तो बोले, पैसा खर्च होता है, कमाता है, क्या करोगे, सबका अपना अपना प्रोफेशन है। चलिए खैर भटकना नहीं है। 1954 में संसद ने संसद सदस्य का वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। देखिए संसद और वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 में बनाया था। और अब ये वाला जो है वेतन डायरेक्ट आप ये खोज लीजिए कि वर्तमान में जो है संसद के सदस्यों के लिए वेतन कितना है, बाकी बात खत्म, ठीक है। अब उसके बाद सीधा हम इस लाइन को पढ़ेंगे कि 1976 से सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने का हकदार होगा। 1976 से सदस्य जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने का हकदार होगा। इसके अलावा इन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्चा, चिकित्सा सुविधा आदि सब कुछ दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते भी संसद ही निर्धारित करते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते सभी संसद ही निर्धारित करते हैं और वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है और वह संसद के वार्षिक मत के अधीन नहीं होता है। क्लियर? यानी पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, तो संचित निधि पर। और कौन निर्धारित करता है, तो संसद। आगे 1953 में संसद के अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। फिर 1953 में संसद अधिकारियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम पारित हुआ। और यहाँ पर क्या था, संचित निधि मतलब क्या बोले, संचित निधि मतलब समझे नहीं, फिर से बोलिए। संचित निधि इसका मतलब क्या होगा? संचित निधि, संचित निधि जो है भारत का खजाना कह सकते हैं। आगे इसमें इसी में मिलेगा, आप उसे पढ़िएगा। संचित निधि से मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का जो बजट वगैरह कह सकते हैं या फिर जो बड़े बड़े काम होते हैं, वो एक तरीके से समझ लो ना कि भारत का ये बैंक है अपना, जहां पैसे इकट्ठा होते हैं, भारत के रेवेन्यू जहां जमा होते हैं और उसी से भारत के लिए जो भी काम किया जाता है यहीं से पैसा निकाला जाता है, चाहे बजट के लिए निकाला जाए, चाहे किसी बड़े बड़े योजनाओं पे खर्च करना हो। आकस्मिक निधि भी एक होता है, उस तरीके से होते ये इसको कह सकते हैं संचित निधि, यानी फिक्स्ड होता है। टैक्स के पैसे जमा होते हैं। क्या बोले? इसमें टैक्स का पैसा जमा होता है। हाँ टैक्स, वही तो बोले, रेवेन्यू जहां से भी भारत को प्राप्त होता है ना, टैक्स से हो, ब्याज से हो या फिर प्रॉफिट से हो, जो भी हो, ये सभी उसी में जमा होते हैं। आगे पढ़ेंगे, संचित निधि मिलेगा, आकस्मिक निधि मिलेगा, पढ़ेंगे उसको हम। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के पदाधिकारी का नाम निम्नलिखित में से किसी भी पदाधिकारी का हो सकता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। 1953 में संसद के अधिकारी का वेतन और भत्ता अधिनियम पारित हुआ था और 1954 में इधर है यहाँ पे 1954 में संसद सदस्य का वेतन और भत्ता पेंशन अधिनियम पर आया था। देखिएगा 1953 में
संसद के अधिकारियों का वेतन, समझ रहे हैं? 1953 में हाँ संसद के अधिकारियों का वेतन भत्ता अधिनियम बनाया और 1954 में संसद के सदस्य का। अब अधिकारी में कौन कौन से आ सकते हैं? ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट अर्थात संसद के पदाधिकारी में कौन कौन से नाम हो सकते हैं? तो राज्यसभा के सभापति हो सकते हैं, उपसभापति हो सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं या फिर उपाध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, और राज्य एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं हम कि जो संसद के अधिकारी हैं अर्थात राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका वेतन संचित निधि पर भारित है और इनके वेतन जो हैं वो संसद ही निर्धारित करेंगे। क्लियर हुआ? 2018 में संसद सदस्य के सभापति का वेतन, हाँ अब ये वेतन वाला बात है, इसको आप लोग देख लीजिएगा प्रेजेंट में कितना है, 5 लाख होगा राष्ट्रपति का शायद, ऐसे कुछ करके फिर इसका देख लीजिएगा संसद सदस्य का कितना है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संसद के ये वाला संसद सदस्य के उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी जैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति उसी दर पर वेतन में भत्ते लेने का अधिकार है जो संसद सदस्यों के लिए निर्धारित है। देखिए जैसे कि उस दिन प्रधानमंत्री और मंत्री का पढ़े थे ना कि उसको संसद के सदस्यों के ही उसको वेतन वगैरह मिलता, भत्ता वगैरह, तो उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी जो संसद के पदाधिकारी हैं जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, उसी दर पर वेतन और भत्ते लेने का अधिकार है जो दर संसद के सदस्यों के लिए निर्धारित है। अर्थात जो संसद के सदस्यों को मिलेगा वही वेतन, सैलरी, भत्ता उसके अधिकारी को भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा संसद का प्रत्येक सदस्य जैसे कि राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त अन्य दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकारी है। लेकिन प्रत्येक पदाधिकारी जो है डिफरेंट क्या है, संसद का प्रत्येक पदाधिकारी, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त, ठीक है, अन्य यानी राज्यसभा के सभापति को छोड़ करके दैनिक भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार रखता है। ठीक है, पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन जिस दर पर संसद सदस्यों को दे है, इस तरीके से। आगे हम देखते हैं उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को दे है। लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता अर्थात सैंक्चुअरी अलाउंसेस उसी दर पर प्राप्त होता है जो कैबिनेट मंत्री को होता है। जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है उस वही न्यायिक भत्ता लोकसभा अध्यक्ष को भी प्राप्त होता है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति को उपसभापति और उपसभा अध्यक्ष को न्यायिक भत्ता मिलता है जो राज्य मंत्री को दे के बराबर है। देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति को न्यायिक भत्ता मिलता है जो राज्य मंत्री के बराबर होता है, और वहीं अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा, कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इसको न्यायिक भत्ता जो होगा वो मिल रहा है किसके, तो कैबिनेट मंत्री के बराबर। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बराबर। और वहीं पर जो उप अध्यक्ष है या फिर उप सभापति है उसको राज्य मंत्री के बराबर जो है उसको न्यायिक भत्ता मिल रहा है। अब आते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी। हम लोग कितने पेज में है, अभी 6ठे पेज चल रहा है यार, भगवान क्या घंटा लगेगा। कितना पेज है? क्या बोले? कितना पेज है? 38। 2 घंटा होने वाला है, 6ठा पेज कंप्लीट होने वाला है। चलो करते जल्दी से इसको। संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए अर्थात जो लोकसभा के अधिकारी होंगे, पीठासीन अधिकारी जिसको बोलते हैं, कुर्सी पे जो बैठा होता है, ठीक है, इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहा है। तो लोकसभा में कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और वहीं पर राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, तो सभापति और उपसभापति। और इसके अलावा लोकसभा में जो होंगे वो सभापति का यानी लोकसभा अध्यक्ष के भी पैनल होंगे
और राज्यसभा में भी एक पैनल होता है। जब ये पर लोकसभा अध्यक्ष वगैरह नहीं रहते हैं ना, तो इसी पैनल में से उठा करके किसी को अध्यक्ष पद बनाया जाता है। वो आगे देखिएगा लिखा होगा। पैनल मतलब? पैनल का मतलब होता है कि रिकमेंडेड नेम, 10 लोगों का नाम रखा गया है, अगर वो अब्सेंट करते हैं तो उसके जगह पर इसको कार्यभार दिया जाएगा, इस तरीके से। आगे देखिएगा, मिलेगा अभी वो। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पहले पढ़ते हैं। लोकसभा का निर्वाचन, अध्यक्ष या निर्वाचन और उसकी पदावधि क्या होगी। तो पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त के स्थान को के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। अब यहाँ से हमारे लिए बनने वाली क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कहाँ से होता है? तो पहली बैठक के पश्चात, ठीक है, उपस्थित सदस्यों के बीच से। अर्थात कह सकते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो खुद लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यहां मत फंसिएगा कि निर्वाचन आयोग करेगा, समझ गए? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। आमतौर पर अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है। हालांकि उसका पद निम्नलिखित 3 मामलों में से पहले भी समाप्त हो सकता है। जो आमतौर पर लिखा गया कि अध्यक्ष का पद यानी जो है वो जीवन काल तक, लोकसभा जब तक रहेगा तब तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं, लेकिन उसके 3 मामले में भी पहले समाप्त हो सकता है। कौन कौन सा मामला है तो देखते हैं। ये मामला है कि यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता तो वह बर्खास्त कर दिया जाएगा, लोकसभा पद से हट जाएगा। यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उप अध्यक्ष को, लोकसभा के उप अध्यक्ष को, ठीक है। उसका तीसरा, किसका आवाज आ रहा है इतना? सुधा कुमारी। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाए। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन सूचना न दे दी गई हो। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष 3 मामले में पहले हटाए जा सकते हैं। पहला मामला यह है कि अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहता, अगर वो लोकसभा के सदस्य यानी लोकसभा का सदस्य अगर नहीं रहेगा तो वो लोकसभा के अध्यक्ष पर नहीं बैठ सकता। दूसरा, अगर वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देता है तो भी अब लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेगा। और अगर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य जो होंगे, जो भी लोकसभा में बैठक होगी, सदस्य होंगे, अगर बहुमत से पारित कर देता है, बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसको हटाया जाएगा। लेकिन ऐसा संकल्प तभी लिया जाएगा जब उसको 14 दिन का पहले सूचना दे दिया जाएगा। इसको महाभियोग नहीं समझिएगा, इससे ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। 14 दिन की सूचना पहले देनी पड़ेगी। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प जो विचार के अधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, अपने पद पर, कुर्सी पर नहीं बैठेगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। और ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु बराबर मतों के बराबर होने की दिशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। देखिएगा, अगर उसके ऊपर संकल्प चल रहा हो, अर्थात उसके ऊपर ये भी डाउट, तलवार लटक रहा हो कि आपको हम हटा सकते हैं, ठीक है, संकल्प पारित कर सकते हैं, तो पहले नंबर तो कुर्सी पे नहीं बैठेगा। अब चूंकि वो सदन का सदस्य है इसलिए उसको लोकसभा में बोलने और उसमें भाग लेने का अधिकार है। और अगर कोई विधेयक हो या फिर कुछ और भी हो और उस पर अगर आता है ऐसा बात तो उसको वोट देने का अधिकार भी होगा। लेकिन अगर मत बराबर हो जाए, ठीक है, विपक्ष और पक्ष का मत बराबर हो जाए तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं दे सकती। लेकिन अगर वो उसके ऊपर किसी भी तरह का संकट मंडरा नहीं रहा होगा तो आपको पता है कि विधेयक, अगर कोई विधेयक है और अगर उस पर समान मत बराबर हो जाता है, यानी मत अगर उस पर बराबर हो जाता है
तो लोकसभा जिस पक्ष में अपना वोट करे विजयी उसी का होता है, यानी वहां पर बराबर मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना वोटिंग करते हैं। क्लियर?